दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। महाराष्ट्र का रण एक बहुत ही निर्णायक मोड़ पर आ चुका है। एक ऐसा मोड़ जिसमें महाराष्ट्र के लोगों ही को ही तय करना है कि महाराष्ट्र का असली किंग कौन है। वैसे कहने को मैं इन दो चेहरों के साथ देवेंद्र फडणवीस का चेहरा भी लगा सकती थी, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस न केवल बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं इस वक्त महाराष्ट्र में, बल्कि सीएम रह भी चुके हैं। और बीजेपी की जितने भी एड्स हैं, जितने भी पोस्टर्स बीजेपी चस्पा कर रही है महाराष्ट्र में, उसमें देवेंद्र फडणवीस का चेहरा मुख्यतः है। और देवेंद्र फडणवीस आरएसएस के फेवरेट बॉय हैं, आप कह सकते हैं। आरएसएस के पसंदीदा चेहरे हैं और फडणवीस के ऊपर आरएसएस का भी हाथ है। लेकिन आज मैं केवल एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की बात इसीलिए करना चाहती हूँ दोस्तों, क्योंकि एक सर्वे आया है। इस सर्वे ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक तरह से सियासी भूचाल तो ला ही दिया है, साथ में चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे और अमित शाह दोनों को भारी टेंशन दे दी है। हालांकि हाल के दिनों में सर्वेज ने अपनी मट्टी पलीत खूब करवाई है, आप भी जानते हैं। हरियाणा हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, सारे सर्वे गलत निकले, सारे एग्जिट पोल गलत निकले। यहाँ तक कि हरियाणा में तो ट्रेंड्स बताने में भी सर्वे और एग्जिट पोल गलत साबित हुए। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे पास सर्वे के अलावा कोई डेटा नहीं है जिसके जरिए हम एनालिसिस कर सकते हैं, तो हम ये सर्वे आपके सामने रख रहे हैं। दोस्तों, ये सर्वे लोकनीति CSDS ने 5 अक्टूबर यानी कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के पहले किया है। दोस्तों, इस सर्वे में किसको कितनी सीटें मिलेंगी इस बारे में तो जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन मैं आपको इससे आगे की एक कहानी बताना चाहती हूँ। इस सर्वे में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे को लेकर एक बात कही गई है। बड़ी माइन्यूट और बड़ी बारीक बात है वो। दोस्तों, उस बात पर अगर विश्वास किया जाए तो फिर एकनाथ शिंदे 19 पढ़ रहे हैं उद्धव ठाकरे पर। यहाँ पर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे का जिक्र केवल मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि दोनों एक ही लेगेसी को आगे बढ़ाने का दावा करते हैं। उद्धव ठाकरे दावा करते हैं कि उनके पिता की बनाई हुई पार्टी उनके बेटे यानी कि खुद उनसे छीन ली गई, चोरी कर ली गई। न केवल पार्टी बल्कि सिंबल भी चोरी कर लिया गया। सब जानते हैं उद्धव ठाकरे के साथ क्या हुआ। जब उद्धव ठाकरे का ऑपरेशन हुआ था, सर्जरी हुई थी, तब एकनाथ शिंदे ने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी, उनकी सरकार गिरा दी, खुद सीएम बन गए। और एकनाथ शिंदे खुद अपने आप को सबसे बड़ा न केवल मराठा चेहरा बल्कि बाला साहब ठाकरे की लेगेसी आगे बढ़ाने वाले और असली शिवसेना होने का दावा करते हैं। तो इस वक्त महाराष्ट्र के लोगों के पास 2 शिवसेना है, जिसमें कहने के लिए सिंबल और औपचारिक पार्टी एकनाथ शिंदे के पास है, लेकिन उद्धव ठाकरे अपनी नई पार्टी और नए सिंबल के साथ भी मजबूती से मैदान में हैं। लेकिन इस बीच अगर इन दोनों चेहरों में आप कंपेयर करें कि महाराष्ट्र के लोग सर्वे के मुताबिक किसे असली किंग मानते हैं महाराष्ट्र का, तो ये सर्वे बताता है दोस्तों कि महाराष्ट्र के लोग उद्धव ठाकरे को असली किंग मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस सर्वे में सवाल पूछा गया कि सीएम के तौर पर पहली पसंद कौन हो सकते हैं। इसमें उद्धव ठाकरे का भी नाम रखा गया था, एकनाथ शिंदे का भी नाम रखा गया था क्योंकि वो मौजूदा दौर में मुख्यमंत्री है। देवेंद्र फडणवीस का नाम भी था, शरद पवार का भी नाम था और उसके बाद अजित पवार का भी नाम था। तो 28% लोग चाहते हैं, जी हाँ, लोकनीति CSDS के इस सर्वे में बताया गया कि 28% लोग चाहते हैं महाराष्ट्र के कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बने। वहीं एकनाथ शिंदे को 20% लोगों ने वोट दिया, मतलब 8% का फर्क लेकर उद्धव ठाकरे न केवल पहले पायदान पर थे बल्कि एकनाथ शिंदे को उन्होंने इस सवाल में पटखनी भी दे दी। वहीं देवेंद्र फडणवीस, जिनको बीजेपी अपना पोस्टर बॉय मानती है और आरएसएस के सबसे लाडले इन दिनों देवेंद्र फडणवीस हैं, देवेंद्र फडणवीस को 16% लोगों ने इस सर्वे में वोट देकर कहा कि चाहते हैं कि वो सीएम बने। वहीं शरद पवार, जो कि सीएम कैंडिडेट है भी नहीं, उनकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा है, 8% लोगों ने कहा कि वो सीएम बने। और केवल 3% सर्वे, जी हाँ, इस सर्वे में केवल 3% लोगों ने कहा कि अजित पवार सीएम बने। तो देवेंद्र फडणवीस, शरद पवार और अजित पवार को हम एक सेकंड के लिए उनकी बात नहीं करते हैं। हम बात करते हैं केवल एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये महाराष्ट्र के विधानसभा का चुनाव है और महाराष्ट्र की विधानसभा में सब जानते हैं कि जो विधानसभा का गठन हुआ था, जो मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी, वो उद्धव ठाकरे ने ली थी। हालांकि उससे पहले शपथ देवेंद्र फडणवीस ने ली थी। आधी रात को राज्यपाल ने उनको शपथ दिलवा दी थी और उसके बाद अजित पवार डिप्टी सीएम बन गए थे, लेकिन वो शपथ 48 घंटे भी नहीं चल पाई। शरद पवार ने अजित पवार को वापस बुला लिया और सरकार बनने से पहले ही
देवेंद्र फडणवीस की बहुत किरकिरी हुई थी उस समय। मतलब देवेंद्र फडणवीस फ्लोर टेस्ट पर जाते उससे पहले ही उनको इस्तीफा देना पड़ा था। उसके बाद उद्धव ठाकरे सीएम बने कांग्रेस पार्टी और शरद पवार के समर्थन से, लेकिन उनकी सरकार गिरा दी गई। 2.5 साल उद्धव ठाकरे ने सरकार चलाई और उनकी सरकार जब गिराई गई तो एकनाथ शिंदे सीएम बने। तो ये पूरा का पूरा चुनाव सीएम का चुनाव है। तो सीएम के चुनाव में उद्धव ठाकरे हर लिहाज से न केवल 21 पड़ रहे हैं एकनाथ शिंदे पर, बल्कि उद्धव ठाकरे के साथ एक बड़ी दिलचस्प चीज और हुई है दोस्तों। ये दिलचस्प चीज भारत की राजनीति में जनरली बहुत कम होती है। वो ये है दोस्तों कि मुसलमान बड़ी संख्या में, मुस्लिम वोटर बड़ी संख्या में उद्धव ठाकरे के साथ है। अब ये सुनकर राजनीतिक पंडितों को मतलब उनको हैरानी भी होगी और ये हमारे देश की राजनीति का अजब गजब चेहरा भी दिखाता है। क्योंकि दोस्तों बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे के पिता, एक ऐसे हिंदुत्व की राजनीति के ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं जो बहुत ज्यादा कट्टर थे। मतलब वाजपेयी आडवाणी के जमाने में बाला साहब ठाकरे जो भाषण देते थे उस तरह के भाषण वाजपेयी और आडवाणी भी नहीं दे पाते थे। हद से ज्यादा कट्टर, गर्व से कहो तुम हिंदू हो, ये जो नारा है सबसे पहले बाला साहब ठाकरे ने दिया है। और राम मंदिर आंदोलन में भी बाला साहब ठाकरे, उनकी पार्टी की भूमिका बहुत ही ज्यादा अभिन्न रही और उन्होंने उस भूमिका को लेकर कभी कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं की। बड़े गर्व से बाला साहब ठाकरे उस भूमिका का प्रदर्शन करते थे राजनीतिक तौर पर। बाला साहब ठाकरे तो चलता फिरता हिंदुत्व है। जिस तरह के हिंदुत्व की परिभाषा आज योगी आदित्यनाथ देते हैं उससे भी कहीं ज्यादा कट्टर उस दौर में। उनके और उनके बेटे ने भी उसके बाद उस लेगेसी को आगे बढ़ाया जब तक उनके साथ बीजेपी का गठबंधन था। आज भी उनके बेटे कट्टर हिंदुत्व के, असली हिंदुत्व की बात करते हैं। लेकिन आप सोचिए कि जब से वो कांग्रेस के साथ गए, उद्धव ठाकरे ने जब से कांग्रेस के साथ सरकार बनाई, क्या गजब की हमारी देश की राजनीति है कि वो उद्धव ठाकरे जो कट्टर हिंदुत्व का चेहरा, जिनके पास कट्टर हिंदुत्व की लेगेसी है, वो एक तरह से उनके नाम पर मुसलमान उनको वोट दे रहा है। इसी सर्वे में बताया गया है कि 48% मुसलमान महाराष्ट्र में विकास आघाड़ी के साथ है, मतलब इंडिया गठबंधन के साथ है। 48% इज टू मच। मतलब आप ऑलमोस्ट समझ लीजिए 50% जो मुसलमान हैं वो महाविकास आघाड़ी के साथ है। और महाविकास आघाड़ी के साथ है मतलब कि अगर किसी सीट पर उद्धव ठाकरे का कैंडिडेट है और वहां के मुसलमान को वोट करना है तो वहां का मुसलमान उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट को ही वोट कर रहा है। कम से कम 48% तो कर रहा है, ये सर्वे बताता है। हालांकि यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों, ये जो सर्वे किया गया है ये हरियाणा के नतीजों से पहले का सर्वे है। हरियाणा के नतीजों के बाद चीजें काफी बदली हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि हरियाणा का चुनाव अलग था। ऐसा नहीं होता कि हरियाणा के चुनाव के रिजल्ट को देखकर महाराष्ट्र का वोटर अपना माइंड बदल देगा। हरियाणा के वोटर ने महाराष्ट्र नहीं जाना, महाराष्ट्र के वोटर को हरियाणा के वोटर से कोई मतलब नहीं है। वहाँ के नेता अलग, वहाँ की भाषा अलग, वहाँ के मुद्दे अलग और वहाँ का नैरेटिव अलग। तो दोस्तों उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे का कंपैरिजन किया जाए तो कुछ वक्त पहले किया गया ये सर्वे बताता है कि उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे से आगे निकलते हैं। तो क्या एकनाथ शिंदे इतने कमजोर हैं? नहीं। आज के दौर की राजनीति में एकनाथ शिंदे जैसे लोगों को बिल्कुल भी कम आप नहीं आंक सकते, क्योंकि उनके पीछे अमित शाह खड़े हुए हैं। एकनाथ शिंदे की क्या मजबूतियां हैं और वो कौन सी चुनौतियां हैं जो उद्धव ठाकरे महसूस कर रहे होंगे इस वक्त बीच चुनाव में, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पहले उद्धव ठाकरे के बारे में बात करते हैं। दोस्तों उद्धव ठाकरे के बारे में महाराष्ट्र के लोग, खास तौर पर मुंबई के लोगों से अगर आप बात करें तो वो बार बार एक चीज का जिक्र करते हैं, कोविड का मैनेजमेंट। मुझे भी याद है दोस्तों, जिस वक्त कोविड अपने चरम पर था उस वक्त मैं टीवी में एंकर थी और रोज मेरा शो होता था और हर सुबह करीब 3-4 घंटे का शो होता था और देश के अलग अलग राज्यों से, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से कोविड की सेकेंड वेव की लहर चल रही थी। मतलब देश में त्राहिमाम फैला हुआ था। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक, ऐसी दिल्ली तक, देश की राजधानी दिल्ली से ऐसी खबरें आती थी कि खबरें पढ़ने में कई बार एंकर भी इमोशनल हो जाती थी, इतनी दर्दनाक तस्वीरें आती थी। उस वक्त सबसे ज्यादा खौफ जो था लोगों में वो महाराष्ट्र के लोगों में था, क्योंकि महाराष्ट्र में जो डेंसिटी है, मतलब जो आबादी का घनत्व है वो बहुत ज्यादा है। मतलब कम जगह में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं मुंबई में, खासतौर पर मुंबई में। तो मुंबई को लेकर एक बहुत बड़ा डर था। उद्धव ठाकरे उस वक्त सीएम थे और मुंबई का जो मैनेजमेंट रहा, कोविड का मैनेजमेंट, उसमें कोई दो राय नहीं कि वो शानदार रहा। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसीज ने मुंबई में जिस तरह से उद्धव ठाकरे के प्रशासन ने काम किया कोविड के दौरान, उसमें उनकी बहुत तारीफ की गई। और मुंबई के लोग आज भी उसको याद करते हैं कि जब मुश्किल आन पड़ी मुंबई पर
तो किस तरह से शानदार तरीके से उद्धव ठाकरे ने काम किया। इसके अलावा दोस्तों उद्धव ठाकरे के साथ एक और बहुत तगड़ा बेस है, वो है मराठा फेस। दोस्तों बाला साहब ठाकरे मराठी वर्सेस गुजराती की राजनीति से ही उन्होंने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। हिंदुत्व तो बाद में आया था उनकी राजनीति में। तो इस वक्त भी महाराष्ट्र में महाराष्ट्र वर्सेस गुजरात की राजनीति अपनी एक तरह से उबाल पर आने की कोशिश कर रही है। कम से कम इंडिया गठबंधन तो इस बारे में खूब बात कर ही रहा है और लगातार संजय राउत हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि देखिए इतना बिजनेस चला गया महाराष्ट्र से, इतना कॉर्पोरेट चला गया, इतना इन्वेस्टमेंट भर भर के महाराष्ट्र का जो है वो गुजरात में दिया जा रहा है और गुजराती जो हैं वो महाराष्ट्र को चला रहे हैं। तो ये सेंटिमेंट भी काफ़ी हद तक जो मराठा सेंटिमेंट है वो उद्धव ठाकरे के साथ है। इसके अलावा सिंपैथी तो है ही दोस्तों कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे के साथ उनकी पार्टी छीनी गई, सिंबल छीना गया और नई पार्टी के साथ भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। मतलब उद्धव ठाकरे ने पहला चुनाव जिस तरह से लड़ा है नई पार्टी नए सिंबल के साथ, ये आंकड़े बताते हैं कि वो वाकई में शानदार है। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए दोस्तों कि ये जो लड़ाई है महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की, ये दोनों के लिए, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों के लिए सर्वाइवल की लड़ाई है। दोनों को इस विधानसभा चुनाव में ये बताना है लोगों को कि देखिए हम ही असली शिवसेना है। और इसीलिए एकनाथ शिंदे भी कम नहीं है। एकनाथ शिंदे दोस्तों बहुत तगड़े मैनेजर माने जाते हैं। जब वो शिवसेना में थे तो भी बहुत तगड़े मैनेजर, खास तौर पर फंड मैनेजमेंट उनको बहुत ज़बरदस्त आता है। और ये तो आरोप इंडिया गठबंधन और संजय राउत लगा भी रहे हैं कि पैसा पानी की तरह बहाने में एकनाथ शिंदे ने कोई कमी नहीं छोड़ी। अभी इसका आधार मेरे पास नहीं है, लेकिन ये आरोप उन्होंने लगाए हैं। इसके अलावा दोस्तों एकनाथ शिंदे के पास एक और बहुत बड़ी ताकत है, वो है अमित शाह और तमाम एजेंसियाँ जो कि केंद्र की एजेंसियाँ हैं। और अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं और वो जिस तरह से सक्रिय है महाराष्ट्र की राजनीति में, एक एक टिकट पर अमित शाह की नजर है, एक एक टिकट पर, चाहे वो अपनी पार्टी की हो, चाहे वो एकनाथ शिंदे की पार्टी या फिर अजित पवार की पार्टी की हो। तो ये अपने आप में उनको एक बड़ी ताकत देता है। दोस्तों दूसरा, एकनाथ शिंदे के हाल के बयान अगर आप देखें, उखाड़ कर फेंक दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा, ये कुछ उस तरह के बयान हैं जिसमें वो अपने आप को एक एग्रेसिव नेता, एक मराठी मानुष, एक बॉलीवुड फिल्म के एक किरदार के तौर पर दिखा रहे हैं जिसमें वही असली हीरो हैं। वो अपने आप को बार बार अपने बयानों के जरिए साबित करते हैं। हालांकि वो कितने बड़े हीरो हैं, ठीक चुनाव से पहले उनकी सरकार में उन्हीं के सहयोगी पार्टी के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उन्हीं के राज्य में सवाल तो खड़े हो ही गए हैं, लेकिन कम से कम वो अपनी छवि ऐसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक जो सबसे बड़ी मजबूती एकनाथ शिंदे के साथ है वो है दोस्तों, जो रेवड़ियां उन्होंने बांटी हैं हाल के 3-4 महीने में, जिस तरह की रेवड़ियां बांटी हैं, चाहे वो लाडली बहन योजना हो या लाडला भाई योजना हो, मतलब पैसा पानी की तरह बहा दिया। आप सोचिए, मुंबई के 5 टोल नाके फ्री कर दिया। आपने कहीं सुना है चुनाव से पहले टोल नाके खोल दिए गए हो? और ये बहुत बड़ी बात होती है। हमें यहाँ बैठकर लगता है कि ये बहुत, अरे क्या फर्क पड़ता है टोल नाके खोलने से, लेकिन जो लोकल लोग हैं जो रोज आवाजाही करते हैं, मुंबई के बाहर जाते हैं, मुंबई में रहते हैं, फिर नौकरी के लिए जाते हैं, दिन में 2 बार उनको आना जाना पड़ता है, उनके लिए बहुत बड़ी राहत है। और 5 टोल नाके मुंबई के आसपास के फ्री कर देना, वो भी चुनाव से पहले, चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले। उसके अलावा लाडली बहन योजना की 2 किश्तें आ चुकी हैं। इसके अलावा दोस्तों सरकारी जो कर्मचारी हैं उनको दिवाली बोनस बांट दिया गया और तमाम तरह की ऐसी मतलब अनगिनत योजनाएं। दोस्तों पिछले 5-6 महीनों में तो इतना पैसा बहाया गया है महाराष्ट्र की सरकार ने कि खुद अजित पवार ने, सूत्र ये बताते हैं कि अभी जो रीसेंट कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें अजित पवार 5 मिनट बाद उठकर चले गए थे नाराज होकर, क्योंकि वो एकनाथ शिंदे से पूछ रहे थे कि आप जो पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं, अगर आप ही की सरकार आ गई तो आप कैसे जुगाड़ करेंगे, कैसे इसको बांटेंगे लोगों के बीच। ये बात सच्चाई है, लेकिन खाते में जब पैसा आता है दोस्तों तो बुरा किसी को नहीं लगता। कोई भी परिवार की लड़की लाडली बहन योजना के तहत अगर लाभार्थी बनती है और उसके खाते में कोई किश्त आती है तो उसको बुरा नहीं लगेगा किसी भी हाल में। ये एकनाथ शिंदे या उनकी सरकार या उनके गठबंधन को कोई वोट माइनस नहीं करेगा, प्लस जरूर कर सकता है। कितने, ये वक्त बताएगा। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि ये जो महाराष्ट्र की लड़ाई है, असली लड़ाई यही है कि आखिर महाराष्ट्र का किंग कौन है। इसमें जो 2 सबसे बड़े दावेदार हैं वो हैं बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे। लेकिन एकनाथ शिंदे के साथ दोस्तों एक कमजोरी है। इंडिया गठबंधन ने भी उद्धव ठाकरे को अपना सीएम कैंडिडेट नहीं बनाया है, लेकिन इंडिया गठबंधन में ये सर्वमान्य नेता तो हैं उद्धव ठाकरे। सब जानते हैं उद्धव ठाकरे, अगर इंडिया गठबंधन जीतता है तो उद्धव ठाकरे के सीएम बनने की सबसे ज्यादा संभावना है। ही इज दी ओनली फेस।
लेकिन एकनाथ शिंदे के साथ ये नहीं है। एकनाथ शिंदे का वोटर तो छोड़िए, उनका अपना कार्यकर्ता भी इस बात को लेकर असमंजस में है कि अगर उनका गठबंधन चुनाव जीतता है तो फिर क्या वो सीएम बनेंगे, जिसकी संभावना ना के बराबर है। अमित शाह ने खुद ही बयान दे दिया चुनाव से पहले कि हम आपके सामने हारे हैं, अब बलिदान देने की बारी आपकी है। दोस्तों, इस पूरे विश्लेषण को और सर्वे को सुनने के बाद आपको क्या लगता है, वो कौन सी चीज है जो उद्धव ठाकरे की एकनाथ शिंदे पर भारी पड़ेगी, या फिर जो सत्ता, पावर, पैसा, ये जो पूरी की पूरी गेम चेंजिंग अथॉरिटीज बन गई हैं आज के दौर में चुनाव जीतने के लिए, अंत में इसी के बल पर एकनाथ शिंदे 21 पड़ जाएंगे उद्धव ठाकरे पर? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।